हाय गाइज, मैं एस के श्रीवास्तव सीक्यू में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है क्वाड्रिक इक्वेशन के क्लासिफिकेशन के विषय में जानेंगे। और इससे पहले आज का जो टॉपिक सेकंड टॉपिक चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है वीडियो का। और इससे पहले जो सभी नहीं देखे होंगे पार्ट्स 1, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। तो उससे देखने के बाद ही सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ होता है जो सेकंड पार्ट जहाँ से होता है वहाँ से देख लेते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो पार्ट 1 देखे उसके बाद पार्ट 2 देखे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज हम लोग आगे की ओर देखते हैं, आगे का टॉपिक ध्यान देते हैं। चलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग देखते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्वाड्रिक इक्वेशन के विषय में पढ़े थे। क्वाड्रिक इक्वेशन ये पढ़े थे, क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़े थे और स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखे थे हम लोग। लेकिन आज हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, अर्थात द्विघात समीकरण का वर्गीकरण, द्विघात समीकरण के प्रकार के विषय में। तो ये देखेंगे द्विघात समीकरण जो होता है क्वाड्रिक इक्वेशन वो 2 प्रकार का होता है, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण का एक अन्य नाम भी होता है संयुक्त द्विघात समीकरण या अशुद्ध द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाता है उसे। आप देखिए, और एक शुद्ध द्विघात समीकरण होता है, फर्स्ट में शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। और शुद्ध द्विघात समीकरण में हम लोग ये जानेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण होता है क्या और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या, और उसके विथ एग्जांपल के विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यह देखेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण वैसा द्विघात समीकरण, गौर से देखिए यहाँ पर, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर घात 1 वाला पद शामिल न हो, अर्थात शामिल न हो, ध्यान देनी है यहाँ पर, चर घात 1 वाला पद शामिल न हो, अर्थात चर घात 2 वाला पद शामिल हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो एक बार और इस पर गौर से देखेंगे। वैसा द्विघात समीकरण, द्विघात होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए, जिसमें चर घात 1 वाला पद, चर घात 1 वाला पद, अर्थात चर घात कोई भी पद इसमें होगा हुआ, जैसे चर घात 1 वाला पद शामिल ना हो, तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अब देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक रूप पढ़ते हैं। मानक रूप में थोड़ा सा जानते हैं स्टैंडर्ड पर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रयोग किया जाता है, व्यापक स्तर पर। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे ax² + bx + c = 0, जहाँ a = नॉट 0। हम लोग इससे पहले मानक रूप में पढ़े थे, ये a = नॉट 0 प्रत्येक द्विघात समीकरण में ये होगा ही, a = नॉट 0। बट यहाँ पर एक चीज यह देखना है, शुद्ध द्विघात समीकरण में, शुद्ध द्विघात समीकरण के लिए यहाँ पर b का = 0 होना चाहिए, b का गुणांक जो होना चाहिए, b में का जो x का जो यहाँ पर चर गुणांक है b के लिए, b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x का जो गुणांक होना चाहिए, जो x का गुणांक है वो b के वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। और c 0 ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो अब ये देखेंगे, और a b c, ये a b c 3 वास्तविक संख्या होंगे और वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगे। जैसे एक एग्जांपल, या इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी हो सकता है ax² + c = 0, जहाँ a = नॉट 0। ये तो अनिवार्य है ही, प्रत्येक द्विघात समीकरण में मैं ये बात को लिखूंगा। जैसे एक एग्जांपल लेते और अच्छी तरह तब समझ जाएंगे। 9x² और +7 = क्या हो जाएगा, 0। अब जरा सा सोचिए, यहाँ पर चर घात 2 वाला पद है, चर घात यहाँ 2 है, चर घात यहाँ 2 इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर चर घात 2, चर घात 1 वाला पद तो शामिल नहीं है, तो इसलिए हम इसको खास करके जो है शुद्ध द्विघात समीकरण के अंतर्गत रखेंगे। जैसा एक एग्जांपल और लेते हैं, 9x² + 7x + 8, अब देखिए = 0। अब यहाँ देखिए ये शुद्ध द्विघात समीकरण को इंडिकेट नहीं करते, ये शुद्ध द्विघात समीकरण और ये शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ चर घात 1 वाला पद पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए यह शुद्ध द्विघात समीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, फिर ये देखिए x² - 9 = 0, यह शुद्ध द्विघात समीकरण है क्योंकि घात 2 वाला पद है, इसमें घात 1 वाला पद नहीं है। और एक चीज देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ a का वैल्यू कितना है, 9 है, b का वैल्यू 0 इंडिकेट कर रहा है, और c का वैल्यू क्या बता रहा है, 7 बता रहा है।
देखिए ये मानक टर्म में ये बता रहा है b इक्वल टू क्या बता रहा है, यहाँ पर 0 बता रहा है, इस मानक टर्म को पालन कर रहा है, अर्थात ये शुद्ध द्विघात समीकरण। अब देखिए यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 9 है, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 8 है। अब जरा सा सोचिए b का मान यहाँ क्या बता रहा है शुद्ध द्विघात समीकरण में, b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 के बराबर तो नहीं है, इसीलिए यह शुद्ध द्विघात समीकरण को इंडिकेट नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 गुणांक में, अब b इक्वल टू 0 हो रहा है, नहीं है चरघातिक वाला पद, और c इक्वल टू क्या हो रहा है 9 हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं स्पष्ट प्रूव्ड हो रहा है जो चरघात 1 वाला पद जिसमें शामिल न हो वह शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। चलिए अब शुद्ध द्विघात समीकरण को अच्छी तरह समझ में आ गया है हम लोगों को। अब आगे की ओर हम मिश्रित द्विघात समीकरण अर्थात अशुद्ध द्विघात समीकरण को अब इसके विषय में हम लोग जानते हैं। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो अच्छी तरह इसको कॉन्सेप्ट से यहाँ समझना है। जिस द्विघात समीकरण में, मतलब ये होना चाहिए द्विघात समीकरण होना ही चाहिए, ऐसा नहीं द्विघात समीकरण नहीं होना चाहिए। जिस द्विघात समीकरण में चरघात 1 वाला पद भी शामिल हो, मतलब चरघात 1 वाला पद भी शामिल हो तो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य होता है जिसमें चरघात 2 के साथ साथ चरघात 1 भी शामिल हो तो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में ax² + bx + c = 0, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0 और b इक्वल टू नॉट 0। और हम लोग यहाँ क्या देखे थे, शुद्ध में क्या देखे थे, b इक्वल टू 0, जबकि अशुद्ध में क्या होता है, मिश्रित में b इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए और a b c तीनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। एज ए एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 9x² + 7x + 8 = 0। अब देखिए यहाँ पर चरघात 1 वाला पद है भी शामिल है और इसमें चरघात 1 वाला पद शामिल नहीं था, तो यह शुद्ध के अंतर्गत आया था और यह क्या है, अशुद्ध है, मिश्रित है। अब जरा सा एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 3x² और -8। अब देख = 0, यह समीकरण जो है खास करके यह अशुद्ध द्विघात समीकरण अर्थात मिश्रित द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चरघात 1 वाला पद इसमें शामिल है, इसमें चरघात 1 वाला पद नहीं है, अर्थात यहाँ a का वैल्यू 3 दिया है और b का वैल्यू 0 है और यहाँ कंडीशन बता रहा है b = 0 नहीं होनी चाहिए। b का मान यदि 0 के बराबर हो जाता है तो वह मिश्रित ना होकर के शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा, और यदि b का मान 0 के बराबर नहीं होता है, जैसे यहाँ b का वैल्यू 7 है, तो यह सीधा जो है मिश्रित द्विघात समीकरण को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं यह a का मान हो गया और यह क्या हो गया, b का मान हो गया, ये क्या हो गया, c का मान हो गया। एज एक तो एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, ऊपर की ओर ध्यान से देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, साइड में एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x² + 6x + 8 = 0। यहाँ देखिए a बराबर क्या हो रहा है 3 और b बराबर क्या हो रहा है 6 और c बराबर क्या हो रहा है 8। तो यहाँ देखिए a और a का मान दिया हुआ है, b का मान 0 के बराबर नहीं दिया है, तो स्पष्ट हम सीधा। चलिए अब हम लोग द्विघात समीकरण के शून्यक के विषय में जानेंगे और यहाँ पर द्विघात बहुपद के मैं शून्यक यहाँ पे लिखा हूँ, बहुपद और द्विघात बहुपद का शून्यक ही द्विघात समीकरण के लिए शून्यक होता है। जैसा कि हम यहाँ पर जो है जो खास करके द्विघात समीकरण के शून्यक भी व्यक्त कर सकते हैं। जरा देखिए ध्यान सुनिए, द्विघात बहुपद का ही शून्यक द्विघात समीकरण के लिए का शून्यक होता है। 0 ऑफ ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल या 0 ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इसको क्वाड्रिक इक्वेशन के रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अब जिसे हम यहाँ पर पढ़ना है जो हम लोगों को द्विघात समीकरण के शून्यक,
नहीं, मैंने बताया था द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद का जो द्विघात बहुपद में चर का वह वैल्यू जो द्विघात को 0 के बराबर कर दे वह द्विघात बहुपद का शून्य कहलाता है। जस्ट वही बात इसमें पढ़ना है द्विघात समीकरण के शून्यक में। समीकरण में चर का वह मान, किस समीकरण में? तो द्विघात समीकरण में चर का वह मान जो द्विघात समीकरण को शून्य के बराबर अर्थात शून्य के इक्वल कर देता है, उस द्विघात उसे द्विघात समीकरण का शून्यक कहते हैं। द्विघात समीकरण का शून्यक कहते हैं। जरा सोचिए जरा सा यहाँ पर समीकरण में चर का वह मान, समीकरण में चर का वह मान जो द्विघात समीकरण को शून्य के बराबर कर देता है, उसे द्विघात समीकरण का शून्य करता है। अर्थात उस चर को, चाहे x के पदों में चर हो चाहे y के पदों में चर हो, जिसके पदों में रहेगा तो वह x का वैल्यू या वह y का वैल्यू वो जो होगा जो 0 के बराबर कर दे टोटल समीकरण के वैल्यू को, तो वह द्विघात समीकरण का शून्यक अर्थात द्विघात समीकरण का मान या उसका वैल्यू कहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं यदि x इक्वल टू अल्फा या बीटा हो या a हो, यदि x इक्वल टू अल्फा, अल्फा यहाँ शून्य को इंडिकेट कर रहा है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जहाँ इक्वल टू नॉट 0 है, यह द्विघात समीकरण के शर्त को इंडिकेट कर रहा है, का शून्यक तभी होगा। जरा सा सोचिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इक्वल टू नॉट 0, x का मान अल्फा लेने पर यह शून्यक तभी होगा जब समीकरण का हल शून्य होगा। अर्थात ये जो मान यहाँ इस टोटल मान x के जगह मान रखने पर अल्फा का मान जब ये 0 के बराबर अर्थात LHS और RHS 0 के टर्म में आ जाए तभी जो है यह जो समीकरण का शून्यक होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू अल्फा बैठाने पर x के बराबर अल्फा लेने पर तो अल्फा x की जगह x स्क्वायर है तो यहाँ अल्फा स्क्वायर लिए, फिर bx है तो x की जगह फिर अल्फा लिए प्लस c। अब ये टोटल का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो यह द्विघात समीकरण का शून्यक होगा, अर्थात इस समीकरण का शून्यक होगा अल्फा x के लिए। अब एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, यदि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, अर्थात ये द्विघात बहुपद लिए हैं और द्विघात बहुपद के हमने बताया तो ऊपर में ही द्विघात बहुपद का शून्यक द्विघात समीकरण के शून्यक के को व्यक्त करता है। अब जरा से यहाँ देखते हैं यदि x इक्वल टू, हम लोग 9th में पढ़े थे इसमें, यदि x का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ वहाँ पर तो x की जगह क्या रखना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। अब जरा सा देखिए इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, 1 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ इंटू मतलब यहाँ गुना होता है और माइनस 3। अब देखिए 2 और प्लस 1 कितना हो जाता है 3, अब माइनस 3 में 3 क्या हो गया यहाँ पर 0। अब जरा से एक बात देखिए, कभी कभी बच्चे यहाँ पर मिस करते हैं, क्या मिस करते हैं, तो इस बात को मैं एक छोटा सा साइड में यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं रफ स्ट्रक्चर में। यहाँ देखिए ध्यान से, कभी कभी बच्चा क्या होता है जो इसको पॉइंट पढ़ लेता है 2.1, ये गलत है। 2.1 ऐसे बीच में जो लिखा जाता है ये पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब होता है इंटू, और ये नीचे जो लिखा जाता है नीचे तो वह होता है पॉइंट। 2.1 ये हुआ ना कि ये हुआ। अगर आप गौर से भी बुक में ध्यान से देखिएगा 2 इंटू 1 है यहाँ पर, जो बीच में करता है तो ये इंटू को इंडिकेट करता है तो गुना को, यदि ये नीचे में अगर रहता है तो ये पॉइंट इंडिकेट करता है। तो बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं जो नीचे लिख देते हैं और उसको दशमलव समझ लेते हैं, जाके ये दशमलव नहीं है, यहाँ इंटू है। तो 2 गुनी 1 2 हो गया और 2 और 1 को जोड़ दिए तो 3 हो गया, 3 में से 3 गया क्या हो गया 0, अर्थात x बराबर 1, यहाँ x का एक वैल्यू 1 आया। अर्थात इस समीकरण का जो यह समीकरण यह व्यंजक है द्विघात व्यंजक, इसका जो है x एक शून्यक x बराबर 1 पर 0 आ गया, तो इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक जो हो गया 1 हो गया। और दूसरा मान यहाँ पर -3 लेते हैं, एक -3 लेके हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर जस्ट यहाँ लेते हैं एक 3 इक्वल टू -3 यहाँ पर लेते हैं -3। चलिए इस पे ही हम लोग बैठाते हैं यहाँ पर
तो -3 का स्क्वायर प्लस 2, एक्स के जो यहाँ रखना क्या, -3 और माइनस क्या है, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ इंटू भी लिख सकते हैं, गुना की जगह हम इंटू भी दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है जब दो चिन्ह का बोध हो तो एक चिन्ह को कोष्ठ में व्यक्त करेंगे, छोटी कोष्ठक में। यहाँ क्या लेंगे, -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -3 गुनी -3। अब देखिए यहाँ पर माइनस गुनी माइनस क्या होता है, प्लस, और 3 गुना 3, 3 गुना 3 कितना होता है, 9। तो क्या हो गया, यदि किसी भी माइनस वाली संख्या पर पावर सम संख्या हो तो उसका चिन्ह धनात्मक होता है, और उस संख्या का स्क्वायर अर्थात वर्ग कर देंगे, 3 तिया 9, और धनात्मक चिन्ह ले लेंगे यहाँ पर प्लस। अब देखिए प्लस और गुनी माइनस क्या हो जाए, यहाँ पर, यहाँ तो पावर विषम संख्या तो क्या लिख देंगे, सीधा माइनस, प्लस गुनी माइनस, माइनस लिख दिए, 3 दूनी 6, फिर -3। अब देखिए 9 -6 और -3, तो ये दोनों माइनस वाले राशि है, इसको एक जगह कर देते हैं, -6 और -3 तो -9, तो 9 में से 9 क्या हो गया, 0, अर्थात हम देखते हैं यहाँ पर एक शून्य का x बराबर क्या हो गया, -3। अर्थात इस द्विघात समीकरण के लिए, अर्थात द्विघात व्यंजक के लिए यहाँ पर दो शून्यक हो रहा है, x के बराबर 1 और x बराबर -3। x बराबर 1 पर भी 0 हो रहा है और x बराबर -3 पर भी 0 हो रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है इस द्विघात व्यंजक का जो है, अर्थात द्विघात बहुपद का जो चर के x बराबर 1 और x बराबर -3 पर यह 0 के बराबर हो रहा है। इस समीकरण का शून्यक 1, 1 और -3 हुआ। इसी जगह मान चलिए यदि मैं यहाँ 2 ले लेता, एक 2 ले लेता और यहाँ पर एक 4 ले लेता, तो जरा सा देखते हैं हम लोग 2 पर लिखकर यहाँ पर देखते हैं 2 पे, तो यहाँ हम 2 पर देते हैं, तो 2 पर देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ रखते हैं हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, 2 लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर और 2 इंटू यानी गुना कर देते हैं यहाँ 2 -3, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 दूनी 4 -3, 4 4 8 और -3, 8 में से 3 गया कितना बच गया यहाँ पर 5। देखिए 0 के बराबर नहीं है, अर्थात इस समीकरण का शून्यक x बराबर 2 नहीं है, अर्थात ये समीकरण को संतुष्ट, इस व्यंजक को संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये शून्यक नहीं है। यदि ये यहाँ 0 हो जाता तब x बराबर 2 यहाँ 0 होता है। इससे पहले जो 1 पर क्या हो गया था, 0 हो गया था, तो वह समीकरण का शून्यक हो गया था। अब देखिए यहाँ यदि मैं 4 लेता हूँ तो यहाँ 4 अगर लेता हूँ, जरा एक लेते हैं, फिर 4 पे लेके चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुनी 4 -3, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 -3 कितना 24 में 3 कितना हो गया 21, 0 नहीं हुआ, अर्थात यह समीकरण का शून्यक नहीं है। समीकरण का शून्यक तब होता है x का जो मान, यह जो x के चर में जो बहुपद है, यह x के चर में जो समीकरण होगा, तो वह x का जो मान उस समीकरण के मान को 0 के बराबर लाके कर दे, तब वह शून्यक होगा। अगर समीकरण के मान को 0 के बराबर नहीं कर पाता है, अन्य कोई संख्या आता है, तब वह शून्यक नहीं होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, दो मूल होते हैं। शून्यक अर्थात मूल्य होता है, वैल्यू होता है, जिसे अल्फा और बीटा, यानी कि यह अल्फा बीटा ग्रीक अक्षर है, अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है, जिसको कहते हैं डिनोटेड, इंग्लिश में कहते हैं डिनोटेड करना। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूल यानी शून्यक जो होते हैं, या तो वह रियल नंबर्स में होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं। रियल नंबर में जो होते हैं वह कक्षा 10 में हम लोग रियल नंबर के विषय मूल्य जानेंगे। द्विघात समीकरण के जो शून्यक होते हैं वास्तविक होते हैं, मूल्य जो होते हैं वास्तविक होते हैं। यह बात केवल हम लोग कक्षा 10 में जानेंगे, और अगली कक्षा में जाने के बाद हम लोग यह भी देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल जो होते हैं रियल नंबर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या में भी होते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूल से संबंधित हम लोग प्रॉब्लम क्वेश्चन टाइप को जानेंगे, जो इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है द्विघात समीकरण शून्यक से संबंधित। देखिए यहाँ पर यदि
यदि द्विघात समीकरण 7x² प्लस kx प्लस 7 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/7 हो तो k का मान ज्ञात करें। अर्थात हमने शुरू में ही बताया द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जिनमें से एक मूल दिया रहेगा और दूसरा मूल कहेगा ज्ञात करने के लिए। अर्थात जो है एक मूल दे करके और द्विघात समीकरण कोई गुणांक का मान कहेगा निकालने के लिए, तो हम इस मूल की सहायता से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के मूल कब होगा, जब द्विघात समीकरण की वैल्यू 0 के बराबर हो। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको बनाते हैं। लेट्स का मतलब होता है माना कि हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो पी एक्स इक्वल टू हम लोग लेते हैं 7x² और प्लस के एक्स प्लस 7 इक्वल टू इसके बराबर है 0। यदि हम लोग एक शून्यक लेते हैं, इफ का मतलब यदि होता है x इक्वल टू हम लेते हैं 1/7, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x की जगह 1/7, तो 7 इंटू 1/7 के स्क्वायर और प्लस के इंटू 1/7 प्लस 7 इक्वल टू 0। जरा सा देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करेंगे क्या, जो 7 इंटू 1/9 49 अर्थात 1/49 जोड़ k/7 प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए 7 और 7 से 7 क्या हो जाएगा 49। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको एक जगह कर लेते हैं इसको, तो 1/7 प्लस k/7 प्लस 7 और यही कुछ है तो 1 दे देंगे और कैलकुलेट यहाँ कर रहे हैं। इस बात को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए इसको हम एलसीएम लेते हैं, 7 हो जाएगा 1 प्लस के और फिर यहाँ क्या होगा 7 से डिवाइड कर सकते हैं 49, फिर इसको हम ले लेते हैं 0 हो जाएगा। और देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 प्लस के और यहाँ 0 बाय ये बट्टे में 7 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 50 प्लस के, यहाँ क्या हो जाएगा 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस प्लस में 50 से उससे जाएगा तो माइनस में, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा -50। ये हमारा यह वैल्यू हो गया। हम चाहे तो इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, कैलकुलेशन को शॉर्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ हम कैलकुलेशन को शॉर्ट भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड पड़ता है आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। तो मैं यहाँ पर खास करके समझाने के लिए एक एक करके मैंने यहाँ पर बताया। और ये अब आगे हम लोग जो है द्विघात समीकरण के हल करने की विधि, अर्थात जो है मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन के विषय में हम लोग जानेंगे। और द्विघात समीकरण का यहाँ सॉल्यूशन जो होगा दो प्रकार से होगा, अर्थात दो विधि से हम लोग करेंगे। एक होता है गणितीय विधि या बीजीय विधि इसको बोल सकते हैं, और दूसरा होता है ग्राफीय विधि जिसको आलेखीय विधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर खास करके जोड़ देंगे गणितीय विधि पर, बीजीय विधि के विषय में ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा इस पर कॉन्सेप्ट देंगे। और गणितीय विधि जो द्विघात समीकरण को वह 3 विधि से बनाया जाता है, 3 मेथड से। एक गुणनखंड विधि होता है, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि होता है और तीसरा द्विघात समीकरण सूत्र विधि होता है। इसे श्रीधराचार्य सूत्र समीकरण विधि भी कहा जाता है, तीसरा मेथड को। तो आज हम लोग का क्लास का टॉपिक क्वाड्रिक इक्वेशन का यही एंड होता है, और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और अगले पार्ट में देखेंगे। और आप लोग से मैं ज़रूर यह कहूँगा लास्ट जाते जाते आज, जो आप लोग जो है जो शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, बीच में स्किप ना करें, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको जब अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।